जो था, जबकि ये योद्धा था, संघर्ष किया, देश की आज़ादी में कम से कम 80% इसी कोरी जात के इसने बहादुर सिपाहियों ने अपनी जान दी, लेकिन इसको बात कोई कहने वाला नहीं है। मैं इसलिए बता देना चाहता हूँ, आज 1857 की लड़ाई में रानी झलकारी बाई जी के अलावा बहुत सारे लोग, हजारों लोग थे, हर प्रांत के लोग थे, हर जनपदों में लोग थे। यहाँ तक कि मेरे बाबा, मेरे स्वर्गीय तुलसी प्रसाद सहयोगी मेरे बाबा थे, उनकी मजामत हुई, अंग्रेजों ने उनको कपड़े जला दिए, उनको होली जलाई। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। बिल्कुल आरक्षण दिया जाना चाहिए, तभी ये समाज आगे बढ़ेगा। ये 1965 की रिपोर्ट बताती है, लेकिन आज उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट का को भी हमारे जो आज के वर्तमान दौर में जो सांसद हो गए, जो विधायक हो गए, चाहे यूपी असेंबली की बात हो, चाहे पार्लियामेंट की बात हो, चाहे किसी अन्य स्टेट की बात हो, किसी कोई समाज के उस व्यक्ति ने, चूंकि पोलिटिकल एक उनकी विचारधारा अलग है, वो जानते ही नहीं है कि इस कोई समाज की हालत का क्या है, कोई समाज को क्यों पिछड़ गया है, इसकी दुर्दशा कैसे हुई। कभी एक भी एमएलए ने, एक भी सांसद ने जो भी चुने के वर्तमान समय में कभी पार्लियामेंट में आज तक डिबेट में कभी भाग नहीं लिया। स्वास्थ्य तरफ ले जाती है। कभी महात्मा बुद्ध ने ये कहा कि बोले ईश्वर मानो। उन्होंने हमेशा कहा है कि ईश्वर को कोई, दुनिया में कोई ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। सत्यता है, अपने आप को पहचानो, अपने आप में स्वयं दीपक बनो, अपने आप में ये ज्योति जगाओ, तब आपको अपने आप सामने मालूम पड़ेगा कि असली ईश्वर क्या है। तो कम से कम उत्तर प्रदेश में इतने आईएएस, आईपीएस, प्रोफेसर, इंजीनियर होते, तो आप गर्व होता है इस समाज को। आज मुझे पूरे इस देश की कितनी बड़ी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की, एक पूरे मुल्क, 2 मुल्कों के बराबर उत्तर प्रदेश है जी। आधा देश और आधा एक पूरा उत्तर प्रदेश। एक भी आईएएस, एक भी आईपीएस ढूंढने नहीं मिलता। शीर्ष स्तर पर उस पार्लियामेंट में कोई कहने वाला, कोई इस कौम का कोई नेता नहीं था, कोई असेंबली में, कोई उत्तर प्रदेश की असेंबली में कोई नेता नहीं था। 57-58 के बाद में एक 56 में एक ऑल इंडिया सोल टैक्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल नाम से बना, जिसमें नेहरू जी ने उसको मोहर लगा करके इसे पार्लियामेंट में डिस्कस के लिए भेजा। और ये इसके पीछे कारण है आरक्षण का। समाज को आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से या अन्य विकास के रूप से कैसे इसको विकसित किया जाए, उस विकास के संबंध में ये आरक्षण शब्द आ गया है। नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ शिवशंकर माहौर, आप देख रहे हैं झलकारी टाइम्स। साथियों, आज हमारे साथ जुड़ गए हैं समाज के ही वरिष्ठ समाज सेवी माननीय विनोद कुमार सहयोगी साहब। आज उनसे कुछ विषय हैं, उन पर उनसे चर्चा करेंगे। पहला सब्जेक्ट, समाज का संक्षिप्त इतिहास एवं उनकी भूमिका के बारे में जानेंगे श्री विनोद कुमार सहयोगी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। चिंता करते हैं कि आज हमारे जानकारी टाइम्स के संपादक जो वही टाइम्स के नाम से जो चैनल जो आप चला रहे हैं, आपको और आपके साथियों को मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से आपको बधाई देना चाहता हूँ। अपने समाज के विकास के परिपेक्ष में जो कम्युनिकेशन का गैप था, कम्युनिकेशन के अभाव में समाज की जो दुर्दशा, समाज की जो विकास में गति लोगों तक नहीं पहुंच रही थी, आपकी चैनल के माध्यम से पहुंचेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और इसी के साथ मैं आपको शुभकामना भी देता हूँ और नववर्ष की शुभकामना के साथ साथ मैं बात प्रारंभ करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। जैसा कि आपने ये पूछा कि समाज के प्यार जी वस्त्र आता है, उस वस्त्र कहाँ से आए? आज अगर हम 5000 साल से ऊपर 6-7 हजार साल के इतिहास को आप देख लें, तो उस वक्त में न तो कर्जा था, नहीं, न तो कोई विद्युत थी, न तो बिजली थी, न कोई इस तरह की कला थी, लेकिन उस वक्त में भी लोग वस्त्र पहनते थे। आखिर वस्त्र कहाँ से आता था जी? ये वस्त्र की संस्कृति कहाँ से पैदा हुई? लोगों के नंगे बदन को ढकने का काम किसने किया? ये पूरी समाज ने किया, इस पूरी समाज ने किया। जब महात्मा कबीर साहब ने अपनी वाणी से इस देश को जगाने का काम किया, उनके अंतःकरण को जगा करके एक सच्चाई को
जानने के लिए उन्होंने अपनी वाणी से एक इस तरह का प्रचार प्रसार किया, एक अलग जगह है सारे देश में, सारे संसार में। आज महात्मा बुद्ध को क्यों मानते? हिंदुस्तान में इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन सारी संस्कृति महात्मा बुद्ध और महात्मा कबीर साहब, ये दो महापुरुष ऐसे पैदा हुए हैं जिन्होंने पूरे देश को, क्या सारे संसार को एक जुटता के साथ में, समाज की जुटता को दिखाया, और जो बहुत ही विविधता है, जो विविधता है, सबको एक जगह इकट्ठा करके एक ही वाणी के साथ, एक ही आवाज के साथ, एक ही गति के साथ, एक ही विकास के साथ और एक ही लय के साथ और एक ही सूत्र के साथ, जो मानवीय, जो मौलिक अधिकार है मानव जाति के, उनकी तरफ सच्चाई को उकेरा और उसके अनुसार उन्होंने बहुत ऐसी सारी बातें कही हैं जो कि आज उसको लोग भुला चुके हैं। सत्यता ये है कि जितना हमने उनको भुला दिया है, उनकी सत्यता को भुला दिया है, आज उतने हम लोग पिछड़ चले गए। जी जी बिल्कुल सही। इसका एक मूल कारण और भी है कि कबीर साहब के इतिहास को लोग अभी नहीं जानते, महात्मा बुद्ध के इतिहास को लोग अभी ढंग से लोगों ने नहीं पढ़ा, क्योंकि ये भारत में कितने ऐसे लोग हैं जो बुद्धिज्म को जानते हैं, लेकिन जो भारत की जो हमारे महात्मा बुद्ध थे, तथागत बुद्ध थे, उन्होंने यहाँ भारत में जो अपनी बुद्धि का संचार जो किया है, बुद्धि के माध्यम से और अपनी वाणी के माध्यम से, उन अंतर शक्ति के माध्यम से, जो ईश्वर का जो अवधारणा जो बनी है इस देश में, उस ईश्वर की जो अवधारणा अविश्वास की तरफ ले जाती है। ईश्वर एक भ्रम है, ईश्वर एक डर है, ईश्वर एक डरावना एक शब्द है। इसकी आड़ में आज अन्य जो लोग, जो उत्कृष्ट जो लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो भी इस समाज को बांट रखा है, लेकिन इस पृथ्वी पर न तो कोई उच्च है न कोई नीच है। अगर ईश्वर को मानते हैं, अगर बुद्ध को मानते हैं, कबीर को मानते हैं, तो हर व्यक्ति जो जिस तरह पुनर्जन्म होता है वो एक ही स्थिति होता है, एक लय में होता है, एक प्रारब्ध में होता है और एक ही सामंजस्यता के साथ बाहर निकल के आता है और उसको समाज सिखाता है कर्तव्यों के बारे में, सोच के बारे में, जीवन को जीने के बारे में। ये कला जो है महात्मा बुद्ध और महात्मा कबीर ने सिखाई, लेकिन हम उसको भूल रहे हैं। आगे मैं कहना चाहूँगा, जहाँ इतिहास की बात की पूरी समाज की, बहुत बड़ा इतिहास है, मैं लंबी चर्चा में कहीं बात नहीं करूँगा, लेकिन इतना मानिए कि इस यहाँ जब फ्रीडम जो स्ट्रगल हुआ, या स्वतंत्रता की लड़ाई हुई, उस वक्त में 1857 की मैं एक आपको संस्मरण सुना जाता हूँ कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी, वो झांसी की बहुत बड़ी रानी थी, लेकिन जब ब्रिटिश का जमाना था, उनकी हुकूमत थी और उस हुकूमत को गुलामी की जंजीरों में इस सारा देश जकड़ा हुआ था। कुल बहुत सारे इलाके हैं जो बुंदेलखंड एरिया का झांसी क्षेत्र है, वहाँ पैदा हुई थी। इसकी बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन ये सत्यता इस बात की कि जो उनके वेश में उनको बचाने के लिए, उनको डिफेंड करने के लिए एक झलकारी बाई पैदा हुई। और वो झलकार बाई जानते कौन है? वो झलकार बाई किसी कोरी समाज की बेटी थी, इस देश की एक लाडली बेटी थी। उसने इतनी हिम्मत थी, इतने हौसला था, उसके अंदर एक आत्म शक्ति थी कि उसने जंगल में किसी शेर को भी नहीं देखा। जंगल में जो शेर तो डरते हैं, उस शेर से भी डर के बाद बहादुरी का परिचय दिया और उसको किसी के मोहताज नहीं है परिचय की कि झलकारी बाई कौन थी। तो एक साहस की प्रतीक थी, एक बहुत बड़ी शौर्य की प्रतीक थी। और यही कारण है कि जब 1857 के गदर की लड़ाई में जब अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दी, ये वही झलकारी बाई है। और झलकारी बाई के उनको स्मृति करने के लिए, उनको यादगार के लिए शिवशंकर जी ने उन्हीं के नाम पर एक चैनल जो खड़ा किया है, ये बहुत बड़ी एक प्रसन्नता का विषय है और एक अच्छा विषय है। अगर इस तरह की बात को हम करेंगे और अपने चैनल के माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से लोगों को इसको लाभ मिलेगा। बहुत धन्यवाद सर। मेन टॉपिक आता है समाज की दुर्दशा के बारे में। जी जी, ये समाज का पहचान और समाज का नामकरण कैसे हुआ? मित्रों, ये जब नामकरण की बात है, सत्यता तो ये है, एक बुनाई शब्द है जो एक बहुत बड़ी एक औद्योगिक, एक कुटीर उद्योग के नाम से जाना जाता है। देश आज़ाद हुआ
और देश की आज़ादी में हमारे देश के बहुत सारे महापुरुषों ने बलिदान दिए, संघर्ष हुए, बहुत व्यापक संघर्ष हुए, वर्ल्ड वार भी यहाँ देखने को मिले। लेकिन देश के महापुरुष जिनमें मैं बड़े फख्र से नाम लेना चाहूँगा, अपने पूजनीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का, क्योंकि महात्मा गांधी ने स्वराज की घोषणा की। इनके साथ में बहुत सारे उस दौर के बड़े शीर्ष स्तर के लोग विचारक थे। उन्होंने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में संघर्ष किया और देश को आज़ाद करवाया। लेकिन आज़ादी के पीछे मूल कारण क्या था? आज़ादी के पीछे मूल कारण था और मूल अस्त्र था महात्मा गांधी का चरखा। जी आपको याद हो, ये चरखा, ये वही चरखा है जो पूरी समाज के लोग का एक हथियार है, पूरी समाज की एक पहचान है। जी कोरी ये समाज है, ये सारे देश में, देश के विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न जिलों में करीब करीब 70-80 नामों से जाना जाता है। जी मैं कुछ नाम गिना देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश को आप 4 भागों में बांट दीजिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कर लीजिए। जी मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। पश्चिम उत्तर प्रदेश स्टार्ट होता है दिल्ली की सीमा से लगा हुआ गाजियाबाद, जी सीलमपुर, और आगे इधर इस साइड में आइए टूवर्ड्स आपका इधर ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट में जो दिल्ली से चलकर हम यात्रा करेंगे फरीदाबाद तक, तो ये पूरी पश्चिमांचल है। ये पश्चिमांचल में 22 जिले आते हैं लगभग, जिसमें 23 बरेली और आपका मेरठ, आपका अलीगढ़, खुर्दा और आपका मथुरा और आपका आगरा और आपका जितने भी सारे होंगे 22 जिलों का एक है। ये क्षेत्रीय प्रतिबंध लगा था कि इसमें मैं बताऊंगा क्षेत्रीय प्रतिबंध क्या चीज़ है। लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि इन 22 जिलों में ये जो अधिकार जो है, जो कोरी कहलाते हैं, और यहाँ पर ये पूरे उत्तर प्रदेश में कोरी नाम कोई चीज़ नहीं है। कोरी है, संवैधानिक है। इसका बताऊंगा आखिरी संविधान में ये त्रुटियां कैसे हुई। अन्य इस देश के, भारत के देश के अन्य प्रांतों में कहीं कोरी नहीं है, कहीं कोली है, कहीं और की जाति से को लोग जाने जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में और बिहार में चले जाइए, तांती हैं, पटवा हैं, वस्त्रकार हैं, और सोलंकी गुजरात में चले जाइए, वहाँ सोलंकी है, वहाँ पटवार है, पाटीदार हैं। मध्य प्रदेश में कोली है, बुनकर है, शिल्पकार है। तो इसी उत्तर प्रदेश में भी कम से कम 40 उपजातियों के नाम से ये पूरे उत्तर प्रदेश में जाना जाता है, जितने भी जनपद हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल आता है कोली का, ये संवैधानिक है। कोली इसलिए हुआ, ये इसके पीछे कारण है आरक्षण का। समाज को आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से या अन्य विकास के रूप से कैसे इसको विकसित किया जाए, उस विकास के संबंध में ये आरक्षण शब्द आ गया है। मैं यहाँ स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, जब देश आज़ाद हुआ था, देश की आज़ादी के वक्त में 26 जनवरी 1949 50 पर देश का संविधान लागू हुआ, तो उस समय इस देश का संविधान बना था। ठीक है, और देश का संविधान बना था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस संविधान को लिखा, उनके अन्य साथियों की सहयोग से लिखा। और इस देश का ही संविधान है, ये ऐसा संविधान नहीं है, ये पूरे संसार के मुल्कों का एक निचोड़ है। भारत का संविधान इतना बड़ा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट इस बाबा साहब ने दिया, एक अच्छा क्लियर विजन दिया। लेकिन उस क्लियर विजन देने में भी चूक हुई है। चूक कैसे हुई है, मैं इसको विस्तृत चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि स्पष्ट अगर मैं कहूँगा तो लोगों को थोड़ा सा गलत फील होगा, गलत मैसेज चला जाएगा। लेकिन आप सांकेतिक रूप से इतना समझिए कि जिस समय देश का संविधान लागू हुआ 1949 में, तब ये कोरी जाति जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसकी दुर्दशा के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसकी विकास के बारे में बात कर रहा हूँ, जिनके इनके और आगे जो इस समाज को कैसे और कहाँ किस लेवल पर होना चाहिए, उसकी क्या स्थिति होनी चाहिए, उसका क्या स्टेटस होना चाहिए, उन सारी स्टेटस के परिप्रेक्ष्य में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये समाज अगर कमजोर था
ये समाज आज बंजर था, जबकि ये योद्धा था, संघर्ष किया, देश की आज़ादी में कम से कम 80% इसी कोरी जात के इसने बहादुर सिपाहियों ने अपनी जान दी, लेकिन इसको बात कोई कहने वाला नहीं है। मैं इस चीज़ बता देना चाहता हूँ। आज 1857 की लड़ाई में रानी झलकारी बाई जी के अलावा बहुत सारे लोग, हजारों लोग थे, हर प्रांत के लोग थे, हर जनपदों में लोग थे। यहाँ तक कि मेरे बाबा, मेरे स्वर्गीय तुलसी प्रसाद सहयोगी मेरे बाबा थे, उनकी मजामत हुई, अंग्रेजों ने उनको कपड़े जला दिए, उनको होली जलाई। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बड़ी क्रांतिकारी बातें हैं। इन बातों को भी अगले बार में विस्तृत चर्चा करूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम में मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि कोरी जात का इतना जबरदस्त इतिहास है। कोरी जात को स्वतंत्रता संग्राम में इतनी भारी कुर्बानियां देने के बाद में आज आज़ादी जब इनको मिली, गांधी जी के नेतृत्व में मिली, और अन्य जो समाज के बड़े अगुआ लोग थे, इसमें तुलसी प्रसाद सहयोगी जी का नाम इसका अग्रणी रूप में आता है। जब आज़ादी के बाद में 1951 में जी जब एंट्रिंग गवर्नमेंट बनी थी, तो उस वक्त में प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बैरिस्टर थे। उन्होंने सहयोगी जी को, तुलसी प्रसाद सहयोगी जी को अपने राष्ट्रपति भवन में बुलाया। उन्होंने 150 आदमी के प्रतिनिधि के रूप में उनका नेतृत्व करके वहाँ पर उन्होंने उनको बुलाया, उनको भोज में आमंत्रित किया, उनकी बात सुनी। और उसी वक्त में आंध्र प्रदेश के श्री आदरणीय प्रोफेसर एन जी रंगा, जो बहुत ही गांधीवादी लीडर थे, बुनकर लीडर थे, वो कामा कास्ट के थे, कामा जाति के थे। आंध्र प्रदेश में कामा जाति कोरी जाति कहलाती है। महादेव कोली के नाम से वहाँ भी जाने जाते हैं, लेकिन महादेव कोली उत्तर प्रदेश में नहीं है, अन्य प्रांतों में नहीं है। ये उनकी अपनी समस्या है। अलग अलग जातियों से लोग अलग अलग प्रांतों में, जिलों में जाते हैं, तो वहाँ उनकी उसी प्रकार की समस्याएं हैं। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की बात मैं करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के स्वर्गीय तुलसी प्रसाद सहयोगी जी ने इस धरती को, यहाँ के कोरी समाज को समझा, उनकी दुर्दशा को समझा, और समझा कर प्रस्ताव उसी वक्त दे दिया था कि कोरी जात को इस संविधान में क्यों नहीं जोड़ा गया, आरक्षण में क्यों नहीं जोड़ा गया। तो जोड़ने के लिए उन्होंने उसको मसौदा तैयार किया और उनको एक मेमोरेंडम के रूप में राष्ट्रपति जी को सौंपा। उन्होंने आश्वासन दिया, प्रोफेसर एन जी रंगा, मिस्टर पी कोटैया, एम सोमप्पा, तमाम सारे लोग मौजूद थे, राम सिंह आजाद फरीदाबाद वाले, और डॉक्टर राम गोते मथुरा वाले, और तमाम बहुत सारे लोग थे, करीब सैकड़ों लोग थे इसमें, तो बालापट्टी के लोग थे। और हमारे मूलचंद मावा साहब, इनके पिता गोवर्धन जी, वो भी उस वक्त मौजूद थे। और तमाम बहुत सारे नाम मुझे याद नहीं है, बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन इतना समझ लीजिए कि इस कौम के हर जिले से एक आदमी शिव जी के नेतृत्व में उनसे मिला और मिलकर इस बात को उनको मनवाने की कोशिश की, और उन्होंने आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से इस पूरी समाज को भी आरक्षण मिलेगा। बाद में 1951 के बाद में फिर गवर्नमेंट बनी, इस देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। उनसे 19 एक बात मैं बता दूं कि इस बात को मैं आपको बताता हूं, उससे पहले और एक संस्मरण सुन लीजिए। 1952 में हिंदुस्तान का पहला चुनाव हुआ जी। हिंदुस्तान के पहले चुनाव में तुलसी प्रसाद सहयोगी जी ने प्रोफेसर एन जी रंगा जी के नेतृत्व में ये हाथरस विधानसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल किया और चुनाव लड़े। उनका निशान था फूल का डिब्बा। उस वक्त में कांग्रेस की विचारधारा से अलग होकर के पूरे देश के जो बहुत बड़े क्रांतिकारी लोग थे, बहुत बड़े समाज सुधारक थे, बहुत बड़े गांधीवादी नेता थे, जिसमें प्रोफेसर एन जी रंगा को नेतृत्व कर रहे थे। उस वक्त में बीबी गिरी साहब थे, उस वक्त में और बहुत सारे लोग थे, उनके और नाम मुझे याद नहीं है। इन सब के नेतृत्व में उन्होंने इनको टिकट दिया, हाथ से चले, लेकिन चुनाव हार गए थे। लेकिन उस वक्त में एक कांग्रेस का जल चला था, कांग्रेस का एक ग्रिप थी सारे देश में, नया देश आजाद हुआ था, इसलिए कांग्रेस के प्रत्याशी वहां जीत गए। लेकिन सहयोगी ने ये दिखा दिया कि बिना रिजर्वेशन के हम जा सकते हैं। लेकिन हारने के बाद में फिर एक और उन्होंने भी उठाया, जब तक कोई समाज को उत्तर प्रदेश में आरक्षण सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, जब तक उनको राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा, और राजनीतिक लाभ इस समाज को नहीं मिलेगा, तो उनकी न तो आर्थिक स्थिति सुधर सकती, न सामाजिक स्थिति सुधर सकती, न सांस्कृतिक स्थिति सुधर सकती। ये सारी चीजें उन्होंने बीड़ा उठा करके एक मसौदा तैयार किया। और एक और मैं बता देना चाहता हूँ जी,
सन 52 के बाद में सन 56-57 में इनको एमएलसी का टिकट मिला। लेकिन उस दौर के कुछ आरक्षण प्रदत्त कुछ एक वर्ग ने जो आरक्षण का काबिज रहा है, नाम लेने नहीं चाहता, आप समझ जाएंगे मेरी सांकेतिक भाषा को, वो ऐसा वर्ग था जो बहुत ही एक चालाक, षड्यंत्रकारी, और वो चाहता था कि आरक्षण में सिर्फ एक ही इनका वर्चस्व है, यही आरक्षण के पात्र हैं। जबकि हिंदुस्तान में के प्रांतों को देख लो, वहाँ भी यही स्थिति है जो उत्तर प्रदेश में थी। लेकिन चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, इसलिए उत्तर प्रदेश की ही बात मैं कर रहा हूँ कि यहाँ सब कुछ होने के बावजूद भी इन्होंने उसका विरोध किया, और विरोध स्वरूप जो है ये कौम जब फिर आरक्षण में नहीं आई, सूची में शामिल नहीं हुई, क्योंकि इसलिए शामिल नहीं हुई कि हमारे शीर्ष स्तर पर उस पार्लियामेंट में कोई कहने वाला कोई इस कौम का कोई नेता नहीं था, कोई असेंबली में कोई उत्तर प्रदेश की असेंबली में कोई नेता नहीं था। सन 57-58 के बाद में एक सन 56 में एक ऑल इंडिया सोल टैक्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल नाम से बना, जिसमें नेहरू जी ने उसको मोहर लगा करके इसे पार्लियामेंट में डिस्कस के लिए भेजा, और भेजने के बाद में उन सबों ने इसको कहा कि भाई कम से कम इस पूरी समाज को भी आरक्षण दो, और आरक्षण के सिलसिले में वो पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश सारे जो जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के, वो सब आरक्षित हो गए, उनको पूरी जाति का प्रमाण पत्र मिलने लगा। लेकिन उसी बीच में हमारे जो विशेष वर्ग के लोग थे, जो काबिज आरक्षण थे, उन्होंने उनके विरोध स्वरूप हमारे ये वंचित 22 जिलों को जो वंचित कर दिया, जिसमें आगरा, मेरठ, बुंदेलखंड डिवीजन 3 डिवीजनों में 22 से लेकर 26 जिले आते हैं, जो हमारा हाथरस भी शामिल है, हमारा अलीगढ़ भी शामिल है। तो कि हाथरस आज जिला हुआ है, लेकिन उससे पहले अलीगढ़ में एक तहसील थी। तो आज ये सन 76 तक मामला चलता रहा। शेवटी ने संघर्ष के 30-35 साल तक इतना संघर्ष किया, धरना प्रदर्शन, पार्लियामेंट को घेरना, असेंबली को घेरना, सारे नेताओं को घेरना, तक कांग्रेस के तमाम सारे लीडरों को मैं नाम लेना चाहता हूँ, प्रमुख लीडर बताता हूँ। ये आपके मोरारजी देसाई भी है, TN कौल साहब है, एक आपके सुभद्रा जोशी हैं, पंडित लक्ष्मण पंडित हैं, और आपके संजीव रेड्डी हैं, के ब्रह्म रेड्डी हैं, उमाशंकर दीक्षित हैं, गोपीनाथ दीक्षित हैं, ये तमाम केंद्र के लोग नेता थे। तमाम ये विश्वनाथ प्रताप सिंह मौजूद है, HN भगवाई मौजूद है, और तमाम सारे लोग उनको इनकी हिस्ट्री में नाम है, इनके रिकॉर्ड है पूरे भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार में, कि शेव जी के द्वारा दिया गया मूवमेंट चलाया, मूवमेंट में एक डॉक्यूमेंट्री मूवमेंट है, एक फिल्म भी बनी है इनमें एक, और आज भी रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन वो धूल चाट रहा है जी। एक और विषय मैं बता देना चाहता हूँ, ये सन 1965 की बात है, जब लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने थे, उस वक्त में एक उन्होंने शेर जी के नेतृत्व में और अन्य जो वरिष्ठ लोग थे, जो चिंतक थे, विचारक थे, उनके नेतृत्व में एक लोकुल कमेटी बनी थी, लोकुल कमेटी। उस लोकुल कमेटी में शेर जी को कन्वीनर बनाया था। और उस कमेटी ने सारे उत्तर प्रदेश का दौरा किया। दौरा करने के बाद में रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी। उसमें रिपोर्ट ये कि समीक्षा जब हुई तो उसमें तय किया गया कि जो आरक्षण में जो शामिल जातियां हैं, आरक्षण की जो काबिज लोग हैं, उनको आरक्षण सूची से वंचित किया जाए, और जो आरक्षण के पात्र हैं, जिनको आज तक नहीं मिला, जो सारे विकास के सभी क्षेत्रों में पिछड़ गए, जिसमें कोई समाज प्रथम दृष्टि पर आता है, वो इस समाज को बिल्कुल आरक्षण दिया जाना चाहिए, तभी ये समाज आगे बढ़ेगा। ये 1965 की रिपोर्ट बताती है। लेकिन आज उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट का को भी हमारे जो आज के वर्तमान दौर में जो सांसद हो गए, जो विधायक हो गए, चाहे यूपी असेंबली की बात हो, चाहे पार्लियामेंट की बात हो, चाहे किसी अन्य स्टेट की बात हो, किसी कोई समाज के उस व्यक्ति ने, चूंकि पोलिटिकल एक उनकी विचारधारा अलग है, वो जानते ही नहीं है कि इस कोई समाज की आदत का इतिहास रहा है, कोई समाज को क्यों पिछड़ गया है, इसकी दुर्दशा कैसे हुई। कभी एक भी MLA ने, एक भी सांसद ने जो चुने के वर्तमान समय में कभी पार्लियामेंट में आज तक डिबेट में भाग नहीं लिया। मैं फक्त से भी कहना चाहता हूँ कि हमारे इस देश के बड़ी सर्वोच्च पद पर विराजमान वे मानी महामहिम कोविंद साहब, उनकी भी भूमिका बड़ी संदिग्ध रही है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मेरा उनसे आज सन 71-73 से संपर्क है, जब वो कुछ भी नहीं थे, लेकिन चूंकि एक सर्वोच्च पद
नवाजा गया है इनको, मैं सम्मान करता हूँ, मैं आदर करता हूँ, उनका वंदन भी करता हूँ। लेकिन साथ साथ में वंदन आदर करने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम एक अपनी समाज की दुर्दशा देखें कि हम आपके गले में फूल की माला डालें। पहले हमारे समाज के सामने जो दुर्दशा है पहले वो सुधरनी चाहिए, माला बाद में आती है। तो मित्रों, ये बहुत एक वैसी बात है और मैं बहुत इसको विस्तृत और भी आपको कुछ सूचना देना चाहता हूँ, लेकिन आज फिलहाल इतना ही। गुड 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 गुड। सर दूसरा, आज़ादी के पूर्व और आज़ादी के बाद की समस्या विकास कैसी है? विकास कैसे हुआ, क्या समस्या रही है अब तक? देखिए, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इसका जो समाज की जो पहचान बुनाई से है, और बुनाई ये ऐसी विधा है कि जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिलता है। रोजगार कैसे सदन देखिए, रोजगार की क्या एक केमिस्ट्री है इसमें, इस इंडस्ट्री में। एक लूम जब चलता है तो 4 लोगों को रोजगार मिलता है। और एक लूम पर अगर 10 मीटर कपड़ा रोज बना जाएगा तो 1 महीने में कितना हो गया जी? और उसको वर्ष में मल्टीप्लाई कर लो तो बहुत काफी हो गया पूरा। अगर इसको एक लूम की बजाय 10,000 लूम चला दिए जाए तो आप इस आंकड़ा लगा दीजिए, 10,000 के जब 20,000 लूम लगा दिए, सारे देश में इसका जाल बिछा दिया जाए, तो क्या हमको इस देश को, भारत जैसे देश को, बाहर से कपड़ा मंगाने की जरूरत पड़ेगी? कभी नहीं पड़ेगी। हमारे स्वदेश का कपड़ा बनेगा, हमारे बुनकरों के द्वारा जो तैयार किया कपड़ा वही पर्याप्त है। यहाँ के पूरी जो क्लोथिंग, जो उनका कंजम्पशन है, पूरे भारत का जो कंजम्पशन है, वो हमारे बुनकर भाई ही दे देंगे अगर इनका रोजगार पर भारत सरकार, केंद्र सरकार, प्रगति सरकार इसको सही ढंग से, सही सिस्टमेटिक ढंग से, तकनीकी ढंग से इस पर फोकस कर दे, इसको फाइनेंस की व्यवस्था कर दे, इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था कर दे और इनको हर तरीके से कर दे, तो हमें बाहर से कपड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यही कोरी समाज ऐसा है तो पूरे देश की पूरी इसकी व्यवस्था को पूरा कर देगा, एम्प्लॉयमेंट के साथ करेगा, रोजगार के साथ करेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ, इसमें वो चीज़ है। लेकिन दुर्दशा क्यों हुई? दुर्दशा इसलिए हुई कि भारत सरकार में बैठे हमारे तमाम तरह के लोग वो इस पॉलिसी को भी बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। आज IAS के लोग भी बैठे हुए और जो लोग बैठे हुए तो वो इस बात को जानते नहीं कि क्या होता है। एक IAS बैठा हुआ है, इसको ये क्या पता कपड़े के बारे में। अगर कोई समाज का बच्चा IAS होता, कोई समाज का बच्चा SDM या कलेक्टर या प्रोफेसर इंजीनियर होता, तो वो बताता कि नहीं, समाज की ये, समाज के इस इंडस्ट्री को, समाज के कुटीर उद्योग को इस ढंग से चलाइए, और पॉलिसी बना के बैठता और उसको इम्प्लीमेंट कराता, तब जाकर के सुधार होता। सर आपने कहा है कि हमारे समाज में IAS होते, PCS होते या अन्य बड़े अफसर और अधिकारी होते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ भारत देश को आज़ादी हुए 75 साल हो चुकी हैं। इन 75 सालों में देखा जाए तो सभी समाजों का भला और उद्धार और विकास हो चुका है। केवल पूरी समाज का भी विकास और उद्धार नहीं हुआ है। तबकि इतिहास का अगर देखा जाए तो इतिहास हमारा बड़ा गौरवशाली और बड़ा अच्छा इतिहास रहा है। मैं देखना चाहता हूँ कि हमारा जो बता रहे हैं हमारे अच्छे लेवल पर अधिकारी, विभागों में अच्छे अफसर क्यों नहीं है और क्यों नहीं बन पा रहे हैं? उसका मुख्य कारण है वही आरक्षण की बात आ जाती है। घूम फिर के कब बात करोगे तो आरक्षण आता है, क्योंकि इसको प्रॉपर आरक्षण, सम्यक आरक्षण, पीरियडिकल आरक्षण नहीं मिला। और न मिलने का कारण मैंने आपको बता दिया है कि आरक्षण की सुविधा पाने के लिए एक ही कुछ वर्ग ही, कुछ स्पेशल वर्ग के लोग ही इस पर काबिज रहे हैं। उनको हमेशा उनको वंचित रखा है कोरी समाज को। अगर ये आरक्षण नहीं, सब जब देश का संविधान लागू हुआ था उसी वक्त में कोई समाज आरक्षण की सूची में आ जाता, तो कम से कम उत्तर प्रदेश में इतने IAS, IPS, प्रोफेसर, इंजीनियर होते। जी, जी, जी। तो आप गर्व होता है इस समाज को। आज मुझे पूरे इस देश की कितनी बड़ी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की, एक पूरे मुल्क, 2 मुल्कों के बराबर उत्तर प्रदेश है जी।
आधा देश और आधा एक पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। एक भी आईएएस, एक भी आईपीएस ढूंढने नहीं मिलता। क्या कारण है? कोई कहने सुनने वाला है तो नहीं मिलता। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है एजुकेशन। एजुकेशन कहां से मिलती? इस समाज के बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं दिया गया। उनको गर्भ यशों में उनको ढकेल दिया गया, गद्दे में ढकेल दिया, वातावरण इनको नहीं दिया गया। आज गांव की आज भी हालत है। 75 साल के बाद में आप गांव के किसी उत्तर प्रदेश के किसी इंटर गांव में जाकर देख लें आप। आज कोई समाज की कोई जरूरत है जो आज से 75 साल पहले थे, जी जी जी, वो आज भी हालत है। इसके पीछे कारण, इसके पीछे कारण ये भी है कि कुछ हमारे जो समाज के जो नेता गए हैं, अगवा नेता है, वो बिल्कुल सून और नगण्य है। उनकी सूझबूझ नहीं, उनका विजन नहीं है। वो सिर्फ पॉलिटिकल चश्मे से देखते हैं। जिस पॉलिटिकल पार्टी से जो अपना प्रतिनिधि बन के आए हैं, सिर्फ उन पत्नी के प्रभाव में आकर काम करके समाज से का कोई लेना देना नहीं है। अगर इस समाज का कोई सांसद या विधायक बनता है, उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ, तो निश्चित मानिए या तो उसको आगे उसको मौका नहीं मिलेगा, उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। क्या ऐसे लोगों की मादा है तो समाज के साथ खड़े हो और अपनी पॉलिटिकल पार्टी से वो चुन के आते हैं, उनको धकेल दे? कोई है कहने वाला? है कोई सुनने वाला? अपनी बात को इसको मानने वाला? लेकिन नहीं, लोग स्वास्थ्य लोग है, स्वास्थ्य में टकरा रहा है। अपनी सेल्फ हेल्प की बात करते हैं, स्वयं धन्य की बात करते हैं, अपना भला और अपने परिवार का भला समाज जाए भाड़ में। नहीं, उनको ये भी देखना चाहिए भाई, आप एमपी हैं, एमएलए हैं, अगर नगर के पार्षद भी हैं, तो आप कोरी समाज की जनसंख्या के प्रति आप दम पर बनाए, ना कि स्वयं के ऊपर। पार्टी भी आपको तब लेती है तब आपकी संख्या ज़्यादा होती है। नहीं तो भारत का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ऐसे ही नहीं बना दिए बिना कोरी समाज की संख्या को देखकर। ये सत्य है कि समाज सुदृढ़ होना चाहिए, समाज की शक्ति सुदृढ़ होनी चाहिए, और उसकी सुदृढ़ शक्ति के स्तंभ एक आधार होता है आगे बढ़ने का। लेकिन यहाँ कुछ पॉलिटिकल दांव पेच भी चलते हैं मान्यवर। आप देखिए, सारे लोगों को आपको जानना होगा कि खाली हम रोटी और ये चिल्लाने से हमारा पेट नहीं भरेगा। हमें उसके मेहनत परिश्रम करनी पड़ेगी, और मेहनत परिश्रम करने के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई इस तरह का कोई साधन है जो हमको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है? कोई हमारी इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहा है या हमारी फाइनेंस कर रहा है? हमको आर्थिक स्थिति कमजोर है तो पैसा कहाँ से आएगा? जी, पैसे का क्या स्रोत है? पैसा किसी घर में कोई बैंक का वो तो नहीं है, कोई कुआं तो नहीं कि उसमें निकालो, एक चौधरी तो नहीं बड़ी निकालो। पैसा आता है परिश्रम से, और परिश्रम का रूप होता है एम्प्लॉयमेंट से, और एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है यहाँ शासन की व्यवस्था। तो शासन की व्यवस्था में जो लोग, दूसरे लोग बैठे हुए हैं, हमारे लोग वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो कौन हमारी बात करेगा? तो प्रथमतः यह है कि पूरे शासन तंत्र में इस कोरी समाज के लोगों को उनका शिक्षा के आधार पर उनका अपॉइंटमेंट किया जाए, और स्पेशल ड्राइव की मैं बात करता हूँ, पुरजोर मांग करता हूँ कि कोरी समाज के लिए अपन भारत सरकार हो, चाहे प्रांतीय सरकार हो, या डिस्ट्रिक्ट लेवल की किसी गवर्नमेंट किसी को उसमें हो, उसको स्पेशल ड्राइव दिए, और स्पेशल ड्राइव से कोरी समाज के बच्चों, प्रदेश के बच्चों को नौकरी दिलानी चाहिए। तब देखिए समाज की दशा कहाँ जाती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसी के साथ में बहुत सुंदर। अच्छा, आपने जो कुछ बताया है, लगभग मुझे वो लगता है कि हमारे दर्शकों आई होप समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे। नेक्स्ट अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।